नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध अब एकदम विध्वंसक स्थिति में पहुंच गया है। अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। इसी मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के बड़े सिपाही रह चुके कर्नल दानवीर जी। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। वैसे तो सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है, लेकिन सर किस तरीके से अब इसे देखा जाए, जिस अब तो ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होना शुरू हो गया। पहले इजराइल ने किया ईरान पर, और अब कतर पर ईरान ने जवाबी हमला किया। सबसे पहले विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इनवाइट किया। आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत ही गंभीर और बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। और आपका सवाल बिल्कुल सवेरे की खबर के साथ मिलता जुलता और एकदम ताजा है। और जैसा कि आपने बोला कि कतर के ऊपर हमला हुआ, और उससे पहले फारस गैस फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स के ऊपर इसराइल का हमला हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट या सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डालते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो अपने आप को इस इसराइल के हमले से साइड कर रहे में हैं। रख रहे हैं। वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और बेसिकली इसराइल को सामने टारगेट के तौर पर खड़ा कर रहे हैं। अब ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प चल रही है। इस लड़ाई को हमको ट्रम्प के बयानों से और जो हर घंटे में एक आधा कोई बयान आता है उससे परे हटकर देखना होगा। और इसको ऐसे समझना होगा कि दुनिया के अंदर अगर एक सबसे बड़ी ताकत है तो वो अमेरिका है। और बीते कुछ सालों में उसकी ताकत पर, उसके वर्चस्व पर सवाल उठने लगे और लोग ये कहने लगे कि अ, अमेरिका का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ब्रिक्स की करेंसी की बात होने लग गई, चाइना की राइजिंग पावर की बात होने लगी, भारत की भी बात बीच में हुई, अभी भी हो रही है। तो ये पूरी कार्रवाई, चाहे वो वेनेजुएला को लेकर हो, चाहे वो ग्रीनलैंड को लेकर हो, चाहे वो क्यूबा को लेकर हो, अब ईरान को है, अभी ईरान क्रॉस हेयर में है, चाहे भारत की ट्रेड डील के बारे में हो, चाहे जापान की ट्रेड डील, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ये सब को आपको इसी लेंस से देखना पड़ेगा कि अमेरिका रिकैलिब्रेट कर रहा है और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। अगर अमेरिका को आप समझिए कि वो एक ऐसा मुल्क है जो बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी अपने आप को अडेप्ट करता है। ये वो पावर है जो 200 साल पहले कुछ नहीं थी, और आज दुनिया की एक वाहिद पावर है जो पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व रखती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, और बड़े हद तक पॉलिटिकल भी। तो वेनेजुएला और अपने दक्षिण से चीन और रूस को हटाया। मिडिल ईस्ट के अंदर चीन और रूस की पकड़ सीरिया में थी, ईरान, ईरान। और उसकी वजह से, इन्हीं दो मुल्कों की वजह से वो इराक की जंग भी कह सकते हैं कि आप हारा। और आप ये भी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो अब धीरे धीरे वो इस पूरे को सफाया कर रहा है। सीरिया से उसने रशियंस को भगा दिया और चीनियों को वहां से निकाल दिया। कोई कुछ कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। जबकि वहां पर सीरिया के अंदर तो एक बहुत बड़ा रशियन बेस था, नेवल बेस। वहां पर रशियन हथियार बड़े आराम से आया जाया करते थे। रशियन फौज को, करेक्शन, सीरियन फौज को जब मदद की जरूरत होती थी तो रशियन मिसाइल्स उनके उनके लिए हाजिर थी, उनके जहाज हाजिर थे। तो ये सारी चीजों को आपको समझना होगा कि कितना पावरफुल रशिया की प्रेजेंस थी, और वो रातों रात उखड़ गई। रशिया कुछ नहीं कर पाया। अब इसको ये समझिए कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कौन सी ऐसी पावर थी या कौन सा ऐसा मुल्क था जहां पर ये अभी प्रॉब्लम थी बची हुई, और वो था ईरान। ईरान। ईरान में भी बातें सबने कर ली लेकिन कोई नहीं आया मदद के लिए। और इसको थोड़ा और दूरगामी तरीके से देखिए। मान लीजिए कि ईरान के पास में न्यूक्लियर हथियार आ जाता, तो उससे
खतरा सबसे ज्यादा किसको था? क्या अमेरिका को था, इजराइल को था, या अरब मुल्कों को था, खासतौर से सऊदी अरेबिया को? बिल्कुल। तो सबको खतरा था। और सबसे ज्यादा खतरा जो अरब वर्ल्ड को लगता था ईरान से, वो सुन्नी वर्ल्ड को, वो शिया ईरान से लगता था। और शिया ईरान ने कई बार कह भी दिया था कि मक्का और मदीना हमारे पास होना चाहिए। जी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। और तब इसको समझेंगे कि ये क्या चल रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इसके ऊपर कुछ बातें हो रही हैं, बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो गई है। और जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और एक्चुअल में उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर उनको फर्क पड़ रहा होता तो वो इंटरवीन ही ना करते, शुरुआत ही ना करते। उनको एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इजराइल इजराइल को खतरा अपने अस्तित्व का लगता था ईरान से, तो वो अपने मकसद में काफी हद तक सफल हो रहा है। लेकिन जी जी, सॉरी, हाँ, ऐसा होता दिख रहा है। लेकिन क्या ये सब सफल हो गए हैं? क्या ईरान की पूरी कहानी बदल गई है? आंसर इज नो। क्योंकि जब तक वहां पर रिजीम चेंज नहीं होगी, तब तक आप कोई बदलाव नहीं देखेंगे। क्या हमास खत्म हो गया? क्या हिजबुल्लाह खत्म हो गया? क्या हूती खत्म हो गए? आंसर इज सिंपल, नो। तो जब तक आप वहां पर जमीन पर नहीं उतरेंगे और उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक ये काम नहीं होगा। जैसा आपने एक वक्त इराक में किया, जैसा आपने एक वक्त अफगानिस्तान में किया। तो ये सारी चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा। और हर एक आदमी आजकल ये सवाल पूछता है कि भाई ये आगे कहां जाता दिख रहा है। तो ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड जिसकी बातें हो रही हैं, अमेरिका बड़े आराम से कर सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है उसके लिए। घुसना हमेशा आसान होता है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका चाहे तो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर वो तेहरान के ऊपर कब्जा करके और सब उखाड़ के फेंक देगा। वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप अध कच्ची या अध पकी दाल को छोड़ के आएंगे, तो वो फिर खराब ही होगी, वो उसका कुछ होगा नहीं। सो इट हैज टू बी कुक प्रॉपरली एंड सर्व प्रॉपरली। तो आप बीचों बीच में आप छोड़ के आ जाएंगे तो फिर वो बात बनेगी नहीं, जल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड आई एम श्योर ये सब इस चीज को ध्यान में रख रहे हैं। और अब अरब वर्ल्ड के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब ये लड़ाई अरब वर्ल्ड की अपनी बनती जा रही है। आपने देखा होगा अभी सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी विक्रांत सर, लेकिन जो बड़ा खतरा जो दिखाई दे रहा है, जैसे साउथ कोरस पर जब इसराइल ने किया, उसके बाद रास सफ़ान पर कतर में किया ईरान ने, तो दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी रास सफ़ान है। इसके अलावा हीलियम दुनिया भर का, जो दुनिया का 1/3 है, वहां पर प्रोड्यूस होता है। पूरी एआई इंडस्ट्री, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब में हीलियम की जरूरत है। तो दुनिया के सामने तो एक बड़ा खतरा अब ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण शुरू हो गया ना। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि शायद इनको निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन एक बार शुरुआत हो गई तो अब तो ये कोई रुकेगा नहीं। हाँ, तो बड़े इंटरेस्टिंग इसके अंदर ऑल्टरनेट निकल के आएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेट मेरे को जो देखने में नजर आ रहा है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर उभर के आएगा आने वाले समय में। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी। ये डिसरप्शन है और लंबा चलेगा, लेकिन इसकी वजह से दुनिया ठप हो जाएगी ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेट रास्ते निकाल लिए जाएंगे, ऑल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और निकल भी जाएंगे। और भारत जैसे मुल्कों को आने वाले 5-6 महीने थोड़े से तंगी के बिल्कुल होंगे, लेकिन ये तंगी के बादल जो है ज्यादा लंबे नहीं रहेंगे, ये छटेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कतर में और वहीं ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। भारत के लिए एडवांटेज वहां पर यह था कि नजदीक पड़ता था। तो भाई जब नजदीक पड़ेगा तो खर्चा भी तो लाने ले जाने में कम होगा। सो ऑल दोस फैक्टर्स आर देयर। अब खर्चा बढ़ जाएगा तो वो आप और हम अपनी पॉकेट से शेयर करेंगे। ये खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा।
तो कर्नल साहब, जो ट्रम्प साहब ने कहा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इजराइल ने गुस्से में कर दिया और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। क्या ऐसा ये भी हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस होते हैं। और ये एक दूसरे की मिलिट्रीज को पता होगा। और भाई, अगर आपको ये हम कैसे मान लें कि आपको नहीं पता होगा? जब इजराइल से जहाज उड़ेंगे, इजराइल के एयर बेसिस पर अमेरिकन्स हैं, इनके बीच में मुआहदे हैं इतने सारे, हाँ। कम्युनिकेशन को लेकर है, इंटेलिजेंस को लेकर नॉर्मल। अरे जब फाइटर्स यहां से उड़ रहे हैं, बेस से उड़ रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ उड़ रहे हैं, कि घूमने जा रहे हैं, कि ठंडी हवा लेने जा रहे हैं, या कहीं बम गिराने जा रहे हैं। बम गिराने जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? बिकॉज इन लोगों की इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस, पूरी की पूरी जो काबिलियत है, मैश्ड अप है। बिल्कुल। मैश्ड अप है। तो ऐसा नहीं है कि स्टैंड अलोन काम चल रहा है, कि ईरान ने हमला कर दिया तो किसी को पता नहीं था ना। ये एक दूसरे को पता है। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा हो, टाइमिंग को लेकर डिफरेंस रहा हो, इसराइल अड़ा रहा हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे को अभी करना है। तो कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी इश्यूज होंगे। लेकिन ये कहना कि मुझे पता नहीं था, तो ट्रम्प साहब शायद लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो, लेकिन सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। एक कर्नल साहब, जो अभी आपने बात भी की बूट्स ऑन द ग्राउंड सैनिकों के उतरने की जो बात की जा रही है, अब इस तरह की खबरें हालांकि बहुत तेजी से उठ रही हैं कि यूएस जो है अपने अरब सहयोगी जो खाड़ी मुल्क हैं उनके साथ मिलकर ये कर सकता है। इसकी कितनी संभावना दिखाई देती है? क्या ऐसा करेगा? क्योंकि अफगानिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है, 20 साल लग गए अमेरिका को और फिर भी उस तरह की सफलता नहीं मिली जैसी वो सोच रहा था। बिल्कुल। और ये आपकी बात सही है। इसको समझना इस तरीके से भी और इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो बाइडेन के टाइम में जो पॉलिसी थी, और फिर यूक्रेन आ गया, और ये बाकी सारे जो इश्यूज रहे, तो इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा हैवी हो गया यूएस के ऊपर। और यूएस, डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी इस तरीके की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि हमें अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए, हम इतने बिलियन यूएस डॉलर सालाना खर्च कर रहे हैं और इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो देखिए, अमेरिका एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल मुल्क है, और वहां पे इमोशंस के कोई मायने नहीं है। वहां पे पैसे के हिसाब से और ताकत के हिसाब से सारी चीजें तय की जाती हैं। तो हम लोगों को ऐसे लगता है, उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है। वो चाहे तो कल फिर अफगानिस्तान में जा सकते हैं। उनके पास, देखिए, ये हमको ये समझना होगा कि उसकी कैपेबिलिटी बहुत है। वो आज भी केपेबल है। वो अफगानिस्तान दोबारा जाने के लिए केपेबल है। वो एकदम काबुल पे जाके कब्जा कर सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है उसके लिए। लेकिन सवाल यह है कि वो इतना पैसा क्यों खर्च करे, उसको क्या फायदा दिख रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस की बातें करनी शुरू कर दी हैं। 2-3 बार उन्होंने उसका जिक्र कर दिया है। और तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जब से बगराम की बातें शुरू हुई हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि चीनी वर्कर्स जो वहां पे अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये अफगानिस्तान का कहना है। और उसमें भी कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल लॉजिक नजर आता है। बहरहाल, वो एक टॉपिक अलग है। अब बात ईरान की आते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड की। अरब वर्ल्ड के थ्रू कर लिया जाएगा। देखिए, हिस्टोरिकली अरब जो है वो फाइटर नहीं है। अरब ट्रेड्समैन है, व्यापार करने वाला व्यक्ति है। पूरे मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये पूरा इलाका, फिर आपका अफगानिस्तान से लेकर और अब बांग्लादेश तक की अगर बात कर लें, पुराने मिडिवल टाइम में आपके ऊपर राज किया तो किसने किया? तुर्कों ने किया। बिल्कुल। आपके ऊपर हमले आए तो पारसी जर्नैलों ने किए, चाहे वो नादिर शाह हो या कोई भी हो। और मुगलों ने आप पे राज किया, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, और तुर्क लीनिएज लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे, या उनका उनका उनके साथ में वो था। तो ये आपको अरबी सिवाय वो कराची पे जो आया था, वो क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम, उसके अलावा आई डोंट थिंक जो मेरे को कुछ समझ में आता है। तो अरब्स आर नॉट ग्रेट फाइटर्स।
ये हमें समझना होगा। तो ग्रेट फाइटर्स आर पर्शियन पीपल, जिसका एक्सटेंशन आप सीरिया तक मान सकते हैं, और ये पूरा जो क्रेसेंट है इसको शिया क्रेसेंट भी बोलते हैं। तो ये वाले सीरिया से लेकर और अफगानिस्तान और ये दे आर ग्रेट फाइटर्स। अरब आर नॉट ग्रेट फाइटर्स, और अरब के अंदर इतनी मैन पावर भी नहीं है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करके और वहां पे लड़ सके। अरबी बहुत ही पैसे वाले और अय्याश किस्म के लोग हो गए हैं, वो ये सख्त नहीं झेल पाएंगे, सख्त दुनिया को इस तरीके से नहीं झेल पाएंगे, वो उनका वो टेम्परामेंट नहीं है, तो इसीलिए वो रिलाई करते रहे अमेरिका के ऊपर। तो मेरे ख्याल से यहां पर सक्सेसफुल नहीं होगा, और मेरे को मैं बड़ी दिलचस्पी से इस चीज को देख रहा हूं, और मेरे को शायद हैरानी भी नहीं हो आज से 6 महीने बाद या ऐसे कि इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल निकल के आया। हाँ, बिल्कुल, मैं भी उसी तरफ ये आने वाला था कि अगर सऊदी अरब जाता है इसमें, तो पाकिस्तान क्या करेगा? उसका तो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ। डिफेंस पैक्ट है, ये तो खैर वो तो है ही। हाँ, लेकिन देखिए पाकिस्तानी बहुत बदमाश है। हाँ, जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी मदद यमन के लिए मांगी थी तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था, हाँ, और उसके बाद से सऊदी अरेबिया ने पैसे देने बंद कर दिए थे, हाथ खींच लिया था। और इमरान खान के टाइम की ये कहानी है। तो पाकिस्तान को ये मालूम है कि अगर वो इस खेल में खिंच गया तो हाँ, उसकी जो रिवायती दुश्मनी है भारत के साथ वो खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है वो बगैर भारत के हाँ, रह नहीं सकता, वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर भारत को हटा दिया जाए। इट इज बड़ी, इसलिए वो भारत के साथ जुड़ा रहेगा, चाहे बेशक दुश्मनी के तौर पर ही जुड़ा रहे, बट उसके लिए जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बिखर जाएगा वो। हाँ, और अमेरिका उसको अपना एलाई इसी तरीके से देख रहा है। आपको याद हो कि आसिम मुनीर सेंटकॉम के कमांडर, क्या नाम था, कुरलियन या क्या कुछ ऐसे करके था, उसको 2 बार मिले थे टेम्पा में प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलने से पहले, और बड़ी तारीफें हुई थी। और भारत में ये हुआ था कि भाई इसकी क्यों तारीफ हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो बड़े लोगों को वो थी, और बहुत लोग क्यास लगा रहे थे, और उन क्यासों में हमने भी लगाया था। और हमें कहीं ना कहीं ईरान तब भी दिख रहा था, हमें ईरान आज भी उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। और लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट मेरे को पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रांग लगती है। एक चीज ये समझना चाहूंगा कर्नल साहब कि पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, अमेरिका के जो एंटी टेररिज्म चीफ थे उन्होंने इस्तीफा दिया और ये कहा कि ये अमेरिका की जंग थी नहीं, अमेरिका इजराइल के दबाव में इसमें कूदा। और अब ट्रम्प साहब के भी कई पुराने चीफ स्ट्रेटेजिक उनके सलाहकार जो थे उन्होंने भी कहा कि ये इजराइल के प्रभाव में ट्रम्प साहब ने ये कर दिया। तो उनके अपने लोगों के बीच में बड़ा रोष उठ रहा है, और अभी तक तो उनके विरोधी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनके अपने लोग कहने लगे हैं कि ये अमेरिका की तेल लॉबी और इजराइल परस्त लोगों के प्रभाव में ये सब ट्रम्प साहब ने किया। देखिए पार्शली बात सही भी है, और जैसा हमने शुरुआती प्रोग्राम के शुरू में जो हमने एक पूरा जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंटल स्कैन किया, एक वो भी एक बहुत बड़ी असलियत है। तो इतना बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। यस, इजराइल का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, अरब वर्ल्ड का बहुत बड़ा रोल रहा है, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी काफी सारे जो पॉइंटर्स आए हैं इस दिशा में कि अमेरिका को सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी फोर्स किया है। तो ये सारी चीजें हैं, बट अमेरिका अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप जितने मूर्ख लगते हैं बातों में, वो इतने मूर्ख नहीं है। अरे नहीं भाई, इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली मुल्क संभाल रहे हैं। हाँ, वो ऐसे नहीं है। हाँ, वो जरूर बड़ बोले हैं, बातें ऐसे करते हैं, लेकिन आप उनके एक्शंस देखिए, बड़े नपे तुले हैं, हम्म, कैलकुलेटेड हैं, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक हैं। वो ऐसे नहीं है तो वो इजराइल के दबाव में आके और ऐसा कर देंगे, ओनली ओनली इजराइल के दबाव में हाँ, आके कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी है। अब आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में, इंक्लूडिंग पर्शिया, पर्शिया मैं सीरिया को भी इंक्लूड करता हूं, इसमें अब कोई भी ना चाइनीज प्रेजेंस है ना अमेरिकन प्रेजेंस है। अब चाइनीज प्रेजेंस अगर बची है तो अब इस तरफ आइए तो सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान में बची। अफगानिस्तान में चाइनीज पैर जमाना चाह रहे हैं, लेकिन
कितना सफल होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन ओनली चाइनीज प्रेजेंस इस इलाके में, भारत के पश्चिम में और मेडिटेरेनियन तक अगर कहीं है, तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। और उसको लेकर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान तुलसी गैबार्ड ने दे दिया है कि पाकिस्तान एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हाँ, जो बनाने यूएस की तक तैयारी में टारगेट है। कर। हाँ। तो बेसिकली ये प्रेशर पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये बिसाकें जो है वो तैयार हो रही हैं। हाँ। और तो ये इंटरेस्टिंग माहौल बनता जा रहा है। एक मेरा अंतिम सवाल कर्नल साहब कि क्या जिस तरह का पूरी दुनिया में एक युद्धक माहौल बना हुआ है, और तुलसी गबार्ड का तो बयान की आपने बात ही की कि हमें पाकिस्तान ऐसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो यूएस तक को टारगेट, तो क्या भारत को भी अब जो हमारी अग्निवीर योजना है, क्या उसे थोड़े परे रखते हुए अब पुराने सिस्टम पर लौटने पर भी विचार करना चाहिए? देखिए, मेरा पर्सनल मानना ये है कि अग्निवीर एक बहुत ही फ्लॉड स्कीम है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई पश्चिमी मॉडल को भारत में आंख बंद करके ले आए, ब्यूरोक्रेटिक एडवाइस के चलते या कोई ऐसा एडवाइस के चलते। देखिए, ये देश एक हेविली पॉपुलेटेड मुल्क है। यहाँ की एक अलग समस्याएं हैं, अलग चैलेंजेस हैं। बात सिर्फ फौज और उसकी नहीं है, बात सोशो इकोनॉमिक डायनेमिक्स की भी है। सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, और उस लिहाज से ये अग्निवीर स्कीम बिल्कुल ही फ्लॉड है। मैं इसका बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूं, ना रहा हूं, ना हूं और ना ही रहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये सेनाओं के लिए अच्छा नहीं है। खास तौर से थल सेना के लिए। देखिए, अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अंदर भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो सन्स ऑफ द सॉइल आते हैं फौज के अंदर, जो बिल्कुल किसान के बेटे आते हैं, वो आते हैं फौज में। नेवी में और एयरफोर्स में एक सेमी अर्बन अर्बन क्लास बालक आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको शायद ये अग्निवीर सूट भी कर जाए कि भाई 4 साल नौकरी करेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, ये करेंगे, जोड़ जाड़ के फिर हम कुछ और करेंगे। और और एयरफोर्स और नेवी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सेलर्स और एयरमैन ने आईएएस और पीसीएस भी क्लियर करे हैं। तो वो एक अलग कैटेगरी है। लोग वहां से छोड़ के कोई इंजीनियरिंग कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो वो एक अलग क्लास है। जो आर्मी का सिपाही है, जो 10वीं 12वीं पास है, गांव से आता है, बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आता है, आदिवासी इलाकों से आता है, दूर दराज इलाकों से आता है, उसके लिए 4 साल की स्कीम ठीक नहीं है। और भारतीय सेना के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको मेच्योर होने में बहुत टाइम लगता है। 4 साल में तो कुछ भी नहीं होता है। लोग 10 10 20 20 साल तक उस मेच्योरिटी लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, तो 4 साल में क्या पहुंचेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, बातचीत की और चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद विक्रांत जी। शुक्रिया सर।